रऊफ हसन और जिब्रान इलियास की जो गुफ्तगू है उसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या कोई नया केस बन रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 दिन की छुट्टी पे चले गए। मौलाना कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या मौलाना वाकई इमरान खान साहब का साथ देंगे या नहीं देंगे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और क्या इमरान खान साहब मौलाना से मुतमईन हैं, वो ये समझते हैं कि मौलाना वाकई जमहूरियत के लिए और इनकी पार्टी के लिए बहुत अहम है, या फिर उनके दिल में शक है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब को 21 सितंबर के जलसे से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत क्यों हैं, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा ख्याल ये है कि अगले 20 दिनों के अंदर हमने 20,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है और हमें उम्मीद है कि बड़ी आसानी से ये भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, रऊफ हसन साहब ने पीटीआई को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है और शायद जिस तरह का नुकसान पहुंचाया ये रिवर्सिबल नहीं है। उन्होंने ये चीज़ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि पीटीआई जो प्रोपोगंडा कर रही थी वो एंटी पाकिस्तान था। अब एक कन्वर्सेशन खुल के आई है जो कि रऊफ हसन साहब और जिब्रान इलियास साहब के दरमियान में है। ये कन्वर्सेशन इतनी डेंजरस और इतनी ख़तरनाक है कि आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि प्रोपोगंडे के जरिए पाकिस्तान को कहां कहां और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। डिटेल बताएंगे आपको चॉइस साहब। अब ये सारी जो कन्वर्सेशन है ये मई के महीने की है, शुरू जब मई हुआ तो उससे मुतल्लिका है। और ये मेरा ख्याल है 9 मई को जब ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना था कि साल हो गया है, और उस साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक नैरेटिव डेवलप कर रही थी कि जी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है 9 मई में, और ये हमारा किया धरा नहीं है, ये किसी और का है और इसका मकसद जो है वो सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। तो बेसिकली जिब्रान इलियास और रऊफ हसन के दरमियान जो कन्वर्सेशन चल रही है वो इसलिए चल रही है कि बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने वाले दिनों में क्या बनाना है। और उसमें जिब्रान इलियास की तरफ से टेलीविज़न के कुछ शार्ट्स भी आ रहे हैं, फिर रऊफ हसन साहब की तरफ से आ रहे हैं, फिर ये दोनों जो हैं कुछ चीफ़ जस्टिस हज़रात के और कुछ जस्टिस हज़रात के कुछ मैसेजेस भी एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं। फिर ये भी कि हैशटैग्स क्या बनने चाहिए, फिर हमारा बयानिया क्या होना चाहिए, फिर हमारे थंबनेल्स क्या होने चाहिए वो भी। फिर जिब्रान इलियास साहब अपनी तनख्वाहों का जिक्र भी कर रहे हैं कि जो हमारी सोशल मीडिया टीम है उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, जब उनको तनख्वाह उनकी रुक जाती है तो बड़ी तज़लील महसूस करते हैं, तो आप इनकी तनख्वाहें रिलीज़ करें। फिर वो अपना बयानिया भी पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको बयानिया पेश किया जाता है, रऊफ हसन साहब को वेट करवाते हैं इमरान खान साहब से, फिर उसके बाद दोबारा इनको फेंकते हैं और कहते हैं ले जी अब आप इसको प्रमोट करना शुरू कर दें। फिर वो अपनी ये भी बता रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस देखें पिछले 4 दिनों में मुसलसल जो है ये जो 9 मई का बयानिया हमारी पार्टी का है कि जी बेसिकली तो हमारी पार्टी निशाना थी और वो हमने ट्रेंड से नीचे नहीं आने दिया। वो अपनी परफॉर्मेंस भी बता रहे हैं, फिर रऊफ साहब भी उनको बता रहे हैं कि आप किस चीज़ को ज़्यादा उठाएं। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन उस गुफ्तगू के अंदर है, कन्वर्सेशन के अंदर है कि जिब्रान इलियास ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो DGISPR ने 9 मई को करनी थी उन्होंने 7 मई को कर ली। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 9 मई को होनी है, और उससे पहले पहले इन्होंने कोई नैरेटिव डेवलप किया है। और फिर उनका कहना है कि 7 मई को ये हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो 2 दिन पहले उन्होंने की, और शायद हमारा जो नैरेटिव हमने बिल्डिंग की है उससे घबरा के फ़ौज ने फिर 2 दिन पहले बात कर ली, तो वो भी बात कर रहे हैं। तो ये है बड़ी कन्वर्सेशन जो खौफनाक है, और ये साबित करती है कि रऊफ हसन साहब और जिब्रान इलियास दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और ये दोनों मिल के इस टाइप का प्रोपेगेंडा बना रहे थे। अब सवाल ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन निकली कहाँ से। इसकी इन्फॉर्मेशन के 3 सोर्स हैं। एक तो जब वो गिरफ़्तार हुए रऊफ हसन साहब तो उनका मोबाइल पकड़ा गया, और बल्कि उनके 2 मोबाइल पकड़े गए। दूसरा जो उनका इशू है वो कि जब उनके दफ्तर पे छापा पड़ा और वहाँ से कंप्यूटर और उनके लैपटॉप्स वगैरह लेके गए और उसमें से चीज़ें निकली। और ये भी कहा जाता है कि जो फैज़ हमीद साहब के साथ उनका जो रिलेशन और रब्ता था वो भी उन्हीं कंप्यूटर से निकला है, उन्हीं सिस्टम से निकला है। तो उसके बाद जिब्रान इलियास क्योंकि लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के वो ये बयानिया डेवलप करते जाते हैं। और पिछले दिनों उनके 2 भाई गिरफ़्तार भी हुए थे, फिर उसके बाद जिस तरह उनकी रिकवरी हुई वो भी आपके सामने। तो ये चीज़ साबित हो रही है कि जो एंटी स्टेट एक बयानिया है वो रऊफ हसन और जिब्रान इलियास दोनों मिल के बनाते रहे। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में रऊफ हसन साहब के लिए मज़ीद मसाइल में इजाफ़ा होगा। वो हैं तो फ़ारग, उन्हें
गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, हुए थे वो रिहा हो गए और वो पार्टी के इजलास में भी बैठते हैं। लेकिन अब फ़र्क सूरत ये है कि जब से वो जेल से वापस आए हैं तो पार्टी में लोग अब उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, क्योंकि सबको ये महसूस होता है कि इन्होंने स्टैप किया हमें। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब ये जासूस हैं और हमारी जासूसी करते हैं, तो लोग ज़रा उनके साथ डिस्टेंस पे रहते हैं। उसके बाद वो किसी टेलीविज़न चैनल पे भी नहीं गए, आपने देखा होगा। तो वो जो बहुत ज़्यादा बोलते होते थे ना, वो अमन चीफ जस्टिस का टाउट तक इन्होंने कह दिया था। अब मेरा ख्याल है वो थोड़े से ठीक हुए हुए हैं और उसके बाद अब वो किसी किस्म की गुफ्तगू भी नहीं करते, कोई खौफनाक किस्म का बयानिया भी नहीं देते, कोई फटने पे जो पहले तैयार बैठे होते थे वो बिल्कुल नहीं करते। तो जेल से उनकी वापसी के लिए ये एक नई चीज़ है उसके अंदर कि अब वो बड़े इत्मीनान से बड़े अच्छे बच्चे बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और लेकिन उनके नए नए स्कैंडल्स भी आ रहे हैं। ठीक है। और अब इन स्कैंडल्स का बनता क्या है, ज़ाहिर है ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे। मेरा ख्याल है पार्टी के पास वही ऑप्शन बचेगा कि वो डिसओन कर दें रऊफ़ हसन साहब को और इनकी कन्वर्सेशन को कहेंगे जी ये अपने तौर पे करते रहें, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और अगर ऐसा वक्त आया तो वो रऊफ़ हसन साहब के लिए बड़ा बुरा वक्त होगा, क्योंकि वो हर तरफ से ही फारिग हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि ये जो बयानिया बनता था ये विद अप्रूवल ऑफ इमरान खान था? ये डेफिनेटली इमरान खान साहब के बगैर कैसे बयानिया बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जबरान इलियास साहब इंफॉर्मेशन देते होंगे, फिर ये मुख्तलिफ वकला के ज़रिए इमरान खान साहब तक पहुँचाते होंगे और इमरान खान साहब फिर उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते होंगे, वेट करते होंगे, फिर वहाँ से घूम फिर के वापस रऊफ़ हसन साहब तक आता होगा। रऊफ़ हसन साहब उसे जबरान इलियास साहब तक पहुँचाते थे या बाहर के सहाफ़ियों तक पहुँचाते थे। ये कोई नेटवर्क था इनका, और जो मेरा ख्याल है उसके बाद टूट गया और अब खासी परेशानी है पूरी पार्टी को। ठीक। चलते हैं नाजरीन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी मौलाना का। मौलाना ने जी कमाल कर दिया, सब पार्टीज़ उनके पीछे हैं। अब वो सिर्फ असद कैसर साहब के घर गए हैं अभी तक, उनसे मिलने के लिए बहाना एक खाने का था। उस कन्वर्सेशन में क्या हुआ, और मौलाना 10 दिन के लिए गायब हो रहे हैं। ये 10 दिन के लिए मौलाना कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये पूरी डिटेल, किस पार्टी के साथ वो हैं, किसके साथ नहीं हैं, ये एक अजीबोगरीब सी दास्तान बन रही है। लेकिन इसके अंदर कुछ स्टोरीज़ हैं, वो स्टोरीज़ क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पिछले आप 4-5 दिनों की अगर तफसील देखें तो सब लोग चल के गए हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट बार बार गई, आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पहुँचे, मोहसिन नकवी साहब को साथ लेके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब चल के उनके घर गए और वो वहाँ पे मौलाना से गप्पे लगाते रहे। फिर गवर्नमेंट का वफ्द जो बार बार वहाँ पे गया, पीटीआई का वफ्द बार बार वहाँ पे गया, बिलावल भुट्टो वहाँ पे चल के गए। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक शख्स के घर गए हैं और उन्होंने अपने घर से बाहर पाँव नहीं रखा, और वो शख्स जो असद कैसर साहब हैं। अब मौलाना असद कैसर के घर क्यों गए, बड़ा सिग्निफिकेंट सा है, क्योंकि और भी लोग थे। गौहर खान साहब के घर जा सकते थे, बिलावल भुट्टो के पास जा सकते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जा सकते थे वो, लेकिन किसी जगह नहीं गए वो, और वो सिर्फ असद कैसर के घर गए हैं। तो शायद दो उसकी वजूहात हैं, क्योंकि असद कैसर वाहिद राब्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान, और उससे पहले कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इनके साथ राब्ते में रहा हो। तो असद कैसर साहब क्योंकि राब्ते में थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी इज़्ज़त की तकरीब के। दूसरा, असद कैसर हमेशा वफ्द को ले कर मौलाना के पास जाते थे और उन्होंने इमरान खान साहब को तैयार किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमें राब्ते में रहना चाहिए और ये बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है शायद उसका रिवार्ड देने के लिए, ये इम्प्रेशन देने के लिए कि मेरी दिल में असद कैसर के लिए बहुत इज़्ज़त है, मौलाना शायद इसलिए वहाँ पे गया। दूसरा, मौलाना जब आज गए और वहाँ पे बैठ के उन्होंने एक बयानिया दिया कि ये जो गवर्नमेंट बिल लेके आई थी हमने मुस्तरद कर दिया है और वो सीधी सीधी ख़यानत है, तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट डर गई, गवर्नमेंट घबरा गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो पहले एक बफर जोन क्रिएट किया हुआ था, थोड़ा सा लारा हमें भी दिया हुआ था, लेकिन आज वो लारे से निकल के सीधा इमरान खान साहब के साथ मिल गए हैं। तो उससे गवर्नमेंट घबरा गई और फिर मोहसिन नकवी को दौड़ाया उन्होंने। अब साथ मौलाना जो क्योंकि जाना चाह रहे थे, गायब होना चाह रहे थे, तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मुश्किल से उनके साथ टाइम लेके उनसे मुलाकात की और उसके बाद मौलाना फिर मुल्तान चले गए। अब मौलाना मुल्तान क्यों गए, इसके ऊपर 3 स्पेकुलेशंस हैं, 3। अब ये रियलिटी नहीं है, तजिया है, स्पेकुलेशन है। पहला तजिया, ये स्पेकुलेशन ये हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने देखा कि मेला लगा हुआ है और लोग हमारे पीछे दौड़ भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट करें, थोड़ा सा और इनको तरसाएं, क्योंकि इस वक्त 4 पार्टीज़ हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे लगी हुई हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये महसूस करती है कि अगर मौलाना इस वक्त हमारा साथ नहीं देते और वो गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाहिद चाबी हैं जिसके ज़रिए इमरान खान साहब की जेल का ताला खुल सकता है।
ठीक है। तो इसलिए भी वो ज़ाहिर दौड़ दौड़ के इनके पास जा रहे हैं। और इमरान खान साहब से आज भी सहाफ़ियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरदस्त कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डाउटफुल तो हैं वो सारे, और ये आगे चल के थोड़ी सी डिटेल भी बताएंगे कि क्यों डाउटफुल हैं। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए वफाक में भी आ रही है और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता भी डेवलप हो रहा है इससे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना को इंगेज रखा जाए, और वो बिलावल भुट्टो बार बार आ रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मरकज़ है, ये हदफ है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनकी पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक हाँ पे खड़ी है, और वो हाँ किसने करनी है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करनी है। वोट उनके बहुत कम हैं, 8 वोट उनके कौमी असम्बली में हैं, 5 वोट उनके सेनेट में हैं। 13 वोटों के साथ मौलाना का कमाल देखें आप कि 13 वोटों के साथ उन्होंने पूरी सियासत को अपने हाथ में जकड़ा हुआ है। सारे लोग दौड़ के उनके घर आते हैं, जबकि उसके मुकाबले में इमरान खान साहब के पास 90 नशिस्तें हैं, और सेनेट के अंदर भी ठीक ठाक नशिस्तें, अक्सरियत है उनकी। एक सूबे के अंदर उनकी गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, लेकिन वो जेल में बैठे हैं। तो इसको कहते हैं सियासत कि मौलाना 13 सीटों के साथ इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके बगैर जो इस वक्त सिस्टम नहीं चल सकता। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अदलिया जो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ देख रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक हाँ से अदलिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएँ, और उनके एक इनकार से अदलिया को बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो वो सारे लोग भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो चाहती है कि गवर्नमेंट भी कायम रहे, इमरान खान साहब भी बाहर ना आ सकें, ये सिस्टम भी चलता रहे, इकॉनमी भी बेहतर होती रहे। और फिर इस दौरान वंस फॉर ऑल अगर ये एक्सटेंशन का फ़ैसला कर लेते हैं, कोई ना कोई पॉलिसी बना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो कि सारे लोग जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान पर नज़रें लगा के बैठी हुई है, अदलिया मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर नज़रें लगा के बैठी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान पे नज़रें लगा के बैठी, नून लीग मौलाना फजलुर रहमान पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो 5 पार्टीज़ जो इस वक्त हैं वो मौलाना के पीछे दौड़ रही है। मीडिया भी दौड़ रहा है, और मीडिया पे आके देखें उन्होंने कोई बात नहीं कर रहे, कोई किसी शो में नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो एक तासुर है या एम्बिग्विटी है वो रखना चाहते हैं, एक तजस्सुस रखना चाहते हैं। तो इस तजस्सुस को कायम रखने के लिए हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ से निकल गए हों, ताकि 10 दिन जो है ना ये सब लोग तड़पते रहें, मुझे तलाश करते रहें और मुझे दौड़ाते रहें, मेरा फ़ोन नंबर तलाश करते रहें और मुझसे बात करने की कोशिश करें। तो ये तजस्सुस भी उन्होंने क्रिएट किया है, और ये एक तरीका होता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और ये सिर्फ ये नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे लोग होते थे जो इंतज़ार करते थे जब उनकी ज़रूरत पड़ जाती थी, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो गायब हो जाते थे। वो कहते लबो फिर मनो। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी चाह रहे हैं कि लबो मनो। अच्छा, एक दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़रा सिस्टम से बाहर हो गए हैं, इस्लामाबाद से बाहर हो गए हैं, अब वहाँ पे बैठ के डील बड़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना है तो मुल्तान के अंदर हो सकता है, गवर्नमेंट ने करना है तो मुल्तान के अंदर हो सकता है, पीटीआई अगर कोई ऑफ़र लेके जाना चाहती है तो वो सेंटर से बाहर हैं, एक साइड पर बैठे हुए हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी। यहाँ तो कोई मौलाना के घर में दाखिल हो रहा है, मौलाना के घर से बाहर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वहाँ पे कैमरे लगा के लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब साइड पे हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो फिर डील करना ज़रा आसान होगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो डील कर रहे हैं मौलाना। ठीक है। और तीसरा जो एक ऑप्शन लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मौलाना वाकई संजीदगी के साथ एक साइड पे बैठ के तरामीम बना रहे हैं, और वो अपने साथ कुछ लोगों को ले गए हैं, वहाँ पे वो उनके साथ आइन सामने रख के डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके एक पूरा मसवदा क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ज़ाहिर मुलाकातें उनका टाइम बहुत खा जाती हैं। तो वहाँ पे मुलाकातें नहीं होंगी, तो वहाँ पे आराम से वो मज़े से बैठेंगे एक साइड पे, और पूरा एक मसवदा बना के वो फिर ले आएंगे, और पीटीआई के कहोगे लो जाना इसको देखो अब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और फिर आखिर में वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। तो 3 इस वक्त ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो पार्टी के उनके कि जी मौलाना वहाँ बैठ के ना समीमुल कल्ब के साथ, ठीक है, कि जी मौलाना वहाँ बैठ के ना समीम कलब से वो ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, और साथ वो कुछ लोग कह रहे हैं जी को डील कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं को ना एक तजस्सुस क्रिएट किया कि लो जी हुन लब के दिखाओ मनोहर। तो वो अब ये तीनों किस्म की चीज़ें मार्केट में फिर रहे हैं। ठीक है, आपने तमाम एक्सपेक्ट सुन लिए जी कि मौलाना साहब 10 दिन के लिए कहाँ जा सकते हैं। इन्हीं कुछ वजूहात में से कोई एक वजह यकीनी होने वाली है। अच्छा, अगले सवाल जी हम चलते हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब को मौलाना साहब पे एतबार नहीं है बिल्कुल भी। उनकी एक हिस्ट्री भी रही है, वो मौलाना साहब के मुतालिक बड़े अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल करते थे, फिर वक्त ने पलटा खाया, टेबल टर्न हुए, और वही पीटीआई अब मौलाना के घर बैठी है, कभी मौलाना उनकी तरफ जा रहे हैं, और वो टोटल बैंक उनके ऊपर करके बैठे हुए हैं। अब खान साहब को अभी तक एतबार क्यों नहीं है, हालांकि उनकी पार्टी की तो बड़ी क्लोजनेस चल रही है? ये डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जिस तरह
शेर को शिकार करना हो तो एक बकरी बांधनी पड़ती है, और बकरी की तरफ जब शेर आता है तो आप उसको शिकार कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना एक बकरी बना रहे हैं, और उन्होंने बकरी बना के हमें बांध लिया है, और जब हम मैं करते हैं तो उससे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ठीक ठाक किस्म के तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है अब शेर आएगा और वो उसको शिकार कर लेंगे। तो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शिकारी हैं और उन्होंने शेर को शिकार करना है, और हमें वो बकरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे शिकार है कौन? यहाँ पे जो शिकार है, शेर है, वो गवर्नमेंट है और या इस्टेब्लिशमेंट है, वही मौलाना को कुछ दे सकती है, और इमरान खान साहब के पास तो कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब जमहूरियत पसंद हों और उन्होंने ये फ़ैसला किया हो कि ये सिस्टम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब की नीयत पर मैं कोई शक नहीं कर रहा। ये ऐन मुमकिन है कि मौलाना जो है वाकई समीम कल्ब से वो ये सोच रहे हों कि मुझे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं मामलात को ठीक कर सकता हूँ। जब पूरी कौम मेरी तरफ देख रही है तो मुझे ठीक फ़ैसला करना हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं सोच रहे। इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि ये जो मौलाना कर रही है ढकोसला है, और ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का शेर जो है ना उसे यहाँ लेके आना चाहते हैं ताकि इनको शिकार कर सकें मौलाना। क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त पोजीशन में है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ दे सके। मसलन वो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट दे सकते हैं मौलाना को, और पिछले दिनों ज़ाहिर है बलूचिस्तान के लोग जाके मिल के भी आए मौलाना को, और सरफराज बुगटी साहब मिले, फिर ये अनवार काकड़ साहब मिले। तो वो अगर मौलाना की वहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मौलाना वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। एक तो उनको गवर्नमेंट दी जा सकती है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नरशिप उनको दी जा सकती है, और फिर तीसरा उनको सेनेट की सीटें दी जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ दे सकती है उनको मौलाना को। इमरान खान साहब सिर्फ सेनेट की सीटें दे सकते हैं, लेकिन कितनी सीटें दे देंगे उसके मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। पावर तो फिर भी नहीं होगी। गवर्नमेंट जो है ना वो इस पोजीशन में है कि मौलाना को कुछ ना कुछ दे सके। तो खान साहब का ख्याल ये है कि ये हमें बकरी बना के मौलाना जो है गवर्नमेंट का शेर जो है उसको लाना चाह रहा है यहाँ पे, और फिर उसको गोली मार देंगे और अपना फ़ायदा ले लें। तो इस टाइप का। लिहाजा इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है वो, बल्कि लोगों से कहते भी हैं कि मौलाना के साथ रब्ता ज़रूर रखें, लेकिन मौलाना के ऊपर डुलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मौलाना के ऊपर चले जाएंगे या बहुत ज़्यादा एतमाद करेंगे तो किसी वक्त भी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इमरान खान साहब इसलिए कोई व्यू नहीं ले रहे कि जी मौलाना ने अच्छा किया है, कि कल कोई अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, या मौलाना के ऊपर मुझे शक है क्योंकि ये फिर मौलाना के साथ उनका बांड तोड़ देंगे। मतलब तो वो इस वक्त मोहतात हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जो आउटकम निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा, खान साहब उस पर अपनी राय कायम करते हैं। ठीक है। चलो एक वाइल्ड क्वेश्चन करता हूँ आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि मौलाना साहब PTI के साथ मिलके खान साहब की रिहाई के बदले क्या तरमीम कर लो? नहीं, वो इमरान खान साहब को इस लेवल तक नहीं जाने देंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टेक होल्डर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनका स्टेक था उसे इमरान खान खा गए। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो वो आसिफ अली जरदारी या नून लीग नहीं है, वो मियाँ नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान है। क्योंकि उनका बैटलफील्ड जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है वो तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। तो वहाँ पे इमरान खान साहब को भी नुकसान है और मौलाना को भी नुकसान है। अगर ये दोनों वहाँ पे साथी हो जाते हैं तो ये कैसे वहाँ पे इक़्तिदार कायम करें? मौलाना तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यानी अपने बंदे को बिठाना चाहते हैं वहाँ पे। तो अब अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मौलाना को ये ऑप्शन देंगे, मौका देंगे कि यहाँ जी अपनी सियासत चमका लें, तो इमरान खान साहब से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? ठीक है। और सेम इसी तरह अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे तो वो जो उनका नज़रियाती इख्तलाफ है वो तो ख़त्म हो जाएगा। मौलाना का अपना वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। मौलाना तो उनको यहूदी एजेंट कहते हैं, बार बार कहते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ अर्सा सांस लिए इन्होंने, और उस साइड से इमरान खान साहब ने इनको बुरा भला कहना बंद किया हुआ है। लेकिन दोनों जो है ना एक्सट्रीम मुखालिफ हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस चीज़ को समझते हैं, इमरान खान साहब भी इस चीज़ को समझते हैं। तो ये एक कन्वीनियंस की मैरिज है कि दोनों के मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। दोनों ये समझते हैं कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी मेरा मैंडेट चोरी किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि जी नून लीग को दे दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज दिया गया, तो हम क्यों नहीं नवाजा गया? क्या हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगी, ठीक है, या हमें कोई ऐप था जिसकी वजह से हमें पसंद नहीं किया गया? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है ना वो बहुत एतराज़ है, दोनों को एतराज़ है। तो दोनों ये चाहते हैं कि सेटलमेंट हो,
लेकिन जब एक की सेटलमेंट होगी तो दूसरे को नुकसान होगा। तो मौलाना याद रखें कि इमरान खान के साथ नहीं चल सकेंगे और इमरान खान भी मौलाना के साथ नहीं चल सकेंगे। ये कोई 4 दिन की चांदनी है, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स है। ठीक है, मतलब मौलाना कभी नहीं एग्रीमेंट कोई नहीं करेंगे, ना ये मौलाना करेंगे ना इमरान खान करेंगे। मौलाना कभी नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर आए। हाँ, जाहिर है उनको नुकसान है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट और स्टोरी, अगर खान वापस आ गया, बाहर आ गया, तो जाहिर है फिर मौलाना क्या करेंगे उसके बाद, यूजलेस हो जाएंगे ना जी। ठीक है, पावर तो उधर चली जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी, ऑलमोस्ट ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने ये क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है अपना कि मौलाना क्या पीटीआई के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे। मौलाना फ़ायदा उठा रहे हैं वक्त का। अच्छा, और इनसे बेहतर पूरी सियासत के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो टाइम को समझता हो और टाइम का फ़ायदा उठाना जानता हो। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं 2002 की दोबारा मिसाल दूंगा कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट थे और LFOs उन्होंने पास करवाने थे असम्बली से, और यूनिफॉर्म में उन्होंने प्रेसिडेंट रहना था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथियों को बाकायदा नाक के ज़रिए लकीरें लिखवाई थी। ठीक है, और जब वो लकीरें पूरी हो गई तो उसके बाद उन्होंने वोट दे दिया था उनको। ठीक है, यूनिफॉर्म में उन्होंने प्रेसिडेंट मान लिया था। ठीक है, अभी लकीरें पूरी नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। खान साहब को जी 21 सितंबर का जलसा जो लाहौर का उन्होंने अनाउंस किया, उसे बहुत उम्मीदें। 8 सितंबर के जलसे के बाद इस जलसे की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 8 सितंबर के बाद बहुत सारे वाक़यात हुए, पार्लियामेंट से लोग गिरफ्तार किए गए, मिसमैनेजमेंट हो गई जलसे के अंदर, तकारीर बहुत शदीद किस्म की हुई। इस वजह से 21 सितंबर का जलसा बज़ाहिर नून लीग के लिए या PMLN की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे, उसके लिए बड़ा ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन PTI बज़िद है कि हमने करना है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, जलसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो क्वेश्चन है। लेकिन खान साहब को इस जलसे से इतनी उम्मीदें क्यों हैं, इसकी डिटेल जानते हैं। इमरान खान साहब जो है ना, उनकी इस वक्त सियासत में जो सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट है वो पब्लिक है। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये था कि क्राउड पुलर हैं, वो लोगों को निकाल लेते हैं, लोग आ जाते हैं और उसके बाद वो यलगार कर देते हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी टूट गई और अब पब्लिक बाहर नहीं आ रही, और सिर्फ पब्लिक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। जब वो चाहेंगे निकाल लेंगे। और पिछले दिनों उन्होंने लाहौर में जलसा किया था, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कमाल कर दिया जी। वो जहाँ पे भी जलसा करते हैं वाकई मिलियन के करीब लोग होते हैं। तो इमरान खान साहब जो मिस कर रहे हैं ना, वो अवाम की उस यलगार को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि जिस दिन ये काम हो गया कि उनका कोई एक जलसा इतना ज़बरदस्त हो गया कि गवर्नमेंट बेबस होगी, तो उसके बाद मेरी रिहाई मुमकिन हो जाएगी, फिर ये वेव चल पड़ेगी, फिर बांग्लादेश बनते हुए पाकिस्तान को देर नहीं लगेगी। तो इमरान खान साहब ने पहले 22 अगस्त को ये कोशिश की, वो तो है कैंसिल हो गया। फिर 8 सितंबर को कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा जलसा नहीं कर सकी बदकिस्मती से। अब वो समझते हैं कि 21 सितंबर को लाहौर के अंदर हो सकता है पूरा लाहौर निकल आए और वो मीनार पाकिस्तान भर दे। और अगर मीनार पाकिस्तान का मैदान भर गया तो फिर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पब्लिक चल पड़ेगी, और अगर एक बार पब्लिक चल पड़ी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उसको रोक नहीं सकेगी। तो इमरान खान साहब की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है कि 21 का जलसा अगर गवर्नमेंट रोकती है और पूरा पंजाब बाहर आ जाता है और इसके बावजूद जलसा हो जाता है और भरपूर हो जाता है, तो फिर मेरी रिहाई का इम्कान पैदा हो जाएगा। ठीक है। और चौधरी साहब, क्या गवर्नमेंट रोकेगी? मुझे लगता है कि मरीम नवाज साहब रोकेंगे, वो नहीं चाहती कि जलसा हो। ठीक है, अब चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। इरशाद अहमद साहब का सवाल है, जो सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था अफगानिस्तान के हवाले से कि जो उनके कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए थे हमारे तराने पे, उसके हवाले से वो कहते हैं कि अफगान क्रिकेट टीम जब इंडिया के साथ मैच खेलती है और मैच से पहले जब तराना पड़ा जाता है तो उस वक्त तराने के दौरान वो बड़े एहतराम से उनकी पूरी टीम खड़ी होती है, लेकिन हमारे तराने से प्रॉब्लम है। हाँ, वो मैंने कई वाक़यात भी बताया ना, जैसे कतर के अंदर होता है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर होता है, हर जगह पे इंडिया के अंदर भी होता है, तो वो बिल्कुल उसका एहतराम किया जाता है। लेकिन कल अजीब सी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो जवाब पेश किया गया है कौंसल खाने की तरफ से, उसे गंडापुर साहब ने तस्लीम कर लिया। गंडापुर साहब ने कहा जी ठीक है, वो सही कह रहे हैं, उन्होंने कोई बेइज्जती नहीं की। अब या तो एक मयार तय कर लें, खैबर पख्तूनख्वा में तय कर लें कि किस हद तक बेइज्जती हो, तो फिर आप उसको बेइज्जती समझेंगे, और उससे पीछे पीछे हो तो आप ही समझे कुछ नहीं हुआ यार, सिर्फ गाली दी है उन्होंने, और क्या हो गया, गाली से क्या फ़र्क पड़ता है। या उसने खंगूरा मारा है ना, या उसने मुझे घूर के देखा है ना, या वो कौमी तराने पे खड़ा नहीं हुआ, तो या फिर आप एक ऐसी डेफिनेशन दें कि जनाब अगर ये हो जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गंडापुर साहब को वैसे बताना तो चाहिए।
तो मेरा ख्याल है कि वो गलत जवाब पेश कर रहे हैं कौंसल खाना या अफ़गान गवर्नमेंट कि जनाब जी क्योंकि इसके अंदर म्यूज़िक था इसलिए हमने खड़े नहीं हुए। उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, सीधी बात है। ठीक है। और बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें हम पेश कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे जब तराना बज रहा था तो इस वक्त आपका इस्लाम क्यों नहीं बेदार हुआ। ये सिर्फ आपको पेशावर के अंदर बैठे हुए क्यों महसूस हुआ कि ये गैर इस्लामी है म्यूज़िक इसके अंदर, तो हम तो नहीं खड़े होंगे। वो एक तराना है, तो तराना तो एक ज़ाहिर है किसी कौम का एक प्राइड होता है। वहाँ पे कौन सा नाच गाना हो रहा था जिसकी वजह से वो महसूस करें कि जी ये फाशी हो रहा नहीं। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा। यकीनन मैसेज आज का हमारा बहुत क्लियर है कि हमारा कौमी तराना हमारी शनाख्त है। जो इसकी इज़्ज़त नहीं करेगा हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते। यकीनन इस चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी ये हरकत कर सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।